नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इंडिया के सवाल में आज सवाल हम देश का उठाएंगे जो आपके और हमारे मतलब का है, सवाल हमारे देश का। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल से मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा, मंत्री पद से मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर यह इस्तीफा दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने, तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले मुलाकात की, उसके बाद अपना त्याग पत्र सौंप दिया। मंत्रिमंडल से मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। अचानक से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। पहले प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद उनकी बातचीत हुई और उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने, और हम आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या हुआ? अचानक अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने अचानक क्यों इस्तीफा दे दिया? इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? जी देखिए प्रीति, अगर बात की जाए तो आज सुबह ही केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री ने आरसीपी सिंह और केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत तारीफ हुई। उसके बाद ही कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। करीब अगर बात की जाए तो 1 बजे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले वो प्रधानमंत्री से के पास पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। हाँ, हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो अभी एक और नाम और भी है जो चर्चा में है, वो है आरसीपी सिंह। देखिए न्यूज इंडिया ने सबसे पहले सुबह खबर चलाई थी कि ये दोनों लोगों के इस बार कैबिनेट के विस्तार से इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी और एक तरीके से कहा जाए कि फेयरवेल दिया था कैबिनेट की बैठक में, उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले एक खबर चलाई थी। प्रीति, मैं आपको बता दूं कि न्यूज इंडिया ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि वो इस्तीफा देंगे, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया। हाँ, हालांकि देखिए अभी बातचीत चल रही कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या फिर कहीं का गवर्नर बनाया जाएगा, पर हमारे जो सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यपाल या उपराज्यपाल कहीं का बनाया जाएगा। राष्ट्रपति की अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है, पर हाँ राज्यपाल की उनकी चर्चा है कि जिस तरीके से उनका लगातार अगर कार्यकाल की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में उनको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया और जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की है, तो लगता है कि इस बार मुख्तार अब्बास नकवी कहीं के राज्यपाल बनाए जाएंगे। हालांकि देखिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दीपक, सवाल यहाँ पे एक सबसे पहला, क्या इस इस्तीफे को पॉजिटिव नोट पे देखें या नेगेटिव नोट पे देखें? जी देखिए, अगर कहा जाए तो पॉजिटिव भी देखा जा सकता है पर नेगेटिव भी देखा जाता है, क्योंकि देखिए कल उनका जो कार्यकाल है राज्यसभा का वो कल खत्म हो रहा है। हालांकि देखिए मुख्तार अब्बास नकवी ऐसे इंसान हैं जो लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों को जानते रहते हैं। देखिए केंद्र कैबिनेट में रहते हुए उनके यहाँ पे लोग सुबह डेली लोग जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने रामपुर में लगातार जो अगर बात की जाए जीत का श्रेय जाता है तो वो मुख्तार अब्बास नकवी को जाता है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी वहाँ पर उन्होंने पार्टी को मजबूत करके रखा और कहीं ना कहीं उसका श्रेय अभी आपको दिखा जिस तरीके से रामपुर में जो उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी के लिए प्लस पॉइंट भी है। और कहा जाए कि नहीं भी, क्योंकि देखिए लगातार काफ़ी इससे पहले भी उनको राज्यसभा दिया गया था, तो लगातार भाजपा में वो भी इतना दिया गया है, वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, अब देखना ये होगा कि अब उनको आगे क्या पद दिया जाएगा, क्योंकि अब अगर बात की जाए तो देखिए हमारे साथ देखिए डिबेट के लिए गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपने यह खबर देखी होगी न्यूज इंडिया पे, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा सौंप दिया है। इसको किस वे में देखा जाए सर? अचानक से क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया? काम तो अच्छा कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर भी कह रहे हैं कि अभी रामपुर में उन्होंने काम बहुत किया। जी, अचानक जैसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि राज्यसभा का टर्म एंड कर रहा था और निश्चित ही कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और इसी कारणवश ये तो होता रहता है। राज्यसभा का टर्म इनको नहीं मिला था, इसका मतलब था कि आज नहीं तो कल रिजाइन करते ही करते, तो ऑब्वियस है टेक्निकलिटी है। और
बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने। पहले भी मंत्री थे, वाजपेयी जी के समय भी, पार्टी में भी रहे हैं बहुत अच्छे पद पर, तो इनका उपयोग कहीं और करेगी पार्टी। क्या बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है, तो फिर क्या बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देने वाली है? सॉरी, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देने वाली है? हो सकता है कुछ भी, ये तो पार्टी का नेतृत्व तो डिसाइड करेगा। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में आपको पता है कि कहा गया था कि ये इनका अंतिम कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद ही लगा था कि ये रिजाइन करेंगे आज या कल। तो वो हो गया। मतलब आपका कहना है कि पार्टी हो सकता है आगे कुछ अच्छा बड़ा डिसाइड करे, कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे, ऐसे में इसको पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए। ये आपका सुदेश वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, इनका कहना है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हमारा शो है और आगे बढ़ते हैं। वैसे दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज के इंडिया का सवाल में सवाल नुपुर शर्मा को लेकर के है। नुपुर शर्मा के जितने भी समर्थक हैं जो उन्हें सोशल मीडिया पे उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो नुपुर शर्मा के बयान पर हो रहा है बवाल, दिन ब दिन ये गर्माता जा रहा है पूरा का पूरा माहौल। मामले में एक और विरोध, तो वहीं दूसरी ओर धमकियों का जो दौर है वो लगातार चल पड़ा है। अब यहाँ बातें कुछ ऐसी हैं कि कट्टरपंथी धमकी देकर बवाल को थमाना बिल्कुल नहीं चाहते। तो वहीं पहले जो बीजेपी नेता थे कपिल मिश्रा को मेल के जरिए धमकी दी गई है और वीएचपी नेता देवेंद्र बाजवा को भी यही उनके साथ भी किया गया है। अब इन सब के बीच में आए दिन भड़काऊ भरे वीडियो भी सामने आ रहे हैं। पहले खादिम सलमान चिश्ती का धमकी भरा वीडियो आया था जो कि कल आप सबने देखा। तो वहीं अब अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का सवाल बड़ा है, आखिर ये तालिबानी कट्टरता कौन फैला रहा है और इस कट्टरता का अंत कब होगा और धर्म के नाम पर इतना जहर आखिर क्यों उगला जा रहा है? इन सब पर अपने मेहमानों से आज इंडिया के सवाल में हम बातचीत करेंगे और सवाल लेंगे इस देश का कि कट्टरता आखिर भारत कब छोड़ेगी। नारा हमारा यही है कि कट्टरता भारत छोड़ो। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट। तो कौन है जो कट्टरपंथी सोच को भारत में पनपने का श्रेय दे रहा है? कौन है जो इस कट्टरपंथी सोच के पीछे खड़ा है और कौन है जो ये नहीं चाहता कि भारत कट्टरपंथ छोड़ दे? कौन है वो जो ये नहीं चाहता कि हमारे देश में सौहार्द बरकरार रहे, गंगा जमुनी तहजीब जिसकी हम मिसालें दिया करते हैं वो बरकरार रहे? तो कौन है आखिर वो जो अपनी विचारों को रखने पर सीधा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता और ये कहता है कि अपनी विचार अगर आप रखोगे, किसी का समर्थन करोगे तो तुम्हारा गला रेत देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हें जीने नहीं देंगे? इस तालिबानी सोच से इस वक्त जब हमारा देश इन सब इस तरह के विचारों से घिरा हुआ है, इस तरह की सोच से दबा हुआ है, आखिर कब तालिबानी सोच से इस वक्त जो हालात हैं इससे निजात मिलेगा? और इसी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी, हमने पहले ही आपका तारुफ करवा दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तहसीन पूलावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, कांग्रेस के राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहसीन पूनावाला जी। संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही असलम बेग सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 में। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है सुदेश वर्मा जी से, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सत्तारूढ़ सरकार अभी बीजेपी, और ऐसे में कट्टरवादी सोच, हम अगर राजस्थान की बात कर लें, कन्हैया लाल के पूरे केस को अगर स्टडी कर लें और ये देखें कि एनआईए जांच कर रही है, तमाम जो पक्ष है वो खंगाल रही है, उसके बाद भी जहन में डर नहीं है सर। लगातार धमकियां, कपिल मिश्रा और न जाने कितने लोग हैं। ये तो कपिल मिश्रा जैसे 2-4 लोग ऐसे हैं जो हाईलाइटेड हैं, मीडिया में आते रहते हैं, मीडिया इनको दिखाती है तो पता चलता है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है। क्या पता कल को मुझको धमकी मिल जाए, क्या पता आपको मिल जाए, क्या पता यहाँ जितने हमारे गेस्ट बैठे हैं उनको मिल जाए। डर क्यों नहीं है सर, डर क्यों नहीं है? प्रीति जी, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक कट्टरपंथी सोच जो बिल्कुल आईसिस की तरह सोच रहा है, और दूसरी विचारधारा जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहना है उसकी बात कर रही है। मुसलमानों में भी इस सोच को रिजेक्ट किया जा रहा है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि भारत एक इस्लामिक कंट्री नहीं है कि आप शरिया से चलाएंगे, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरह धमकी देके वो बच जाएंगे या किसी को मार देंगे तो बच जाएंगे, बहुत बड़े गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। ये देश कानून से चलेगा। अगर आप किसी को मारेंगे अपने वैमनस्य के कारण, अपने निजी कारणों से,
तो कानून आपको सजा देगी। ये देश डिबेट करना चाहता है, डिबेट करिए ना। आप बताइए, क्या एमएफ हुसैन जी ने हमारे देवी देवताओं को नग्न प्रस्तुत किया? एमएफ हुसैन को किसी ने फतवा देके मारने की बात नहीं की। हमेशा डिबेट की कि आप गलत कर रहे हो, आपकी विचारधारा सोच गलत है, आर्टिस्टिक फ्रीडम वहां नहीं जाता। अगर किसी ने कुछ गलत किया, उसने माफी मांग लिया, उसको सजा भी मिल गई, जो हम लोग को लगा कि बहुत ज्यादा हुआ, चलिए उस पर डिबेट अगर आप करना चाहें तो डिबेट हो सकता है, लेकिन डिबेट आप करना नहीं चाहते। बहुत लोगों से जो काटे हैं उनसे पूछा जाए क्या बोला नुपुर ने और कहा आपको ऑब्जेक्शन है, तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब बस कौवा कान लेके गया, भाग रहे हैं। ठीक है सुदेश जी, पहले हम छोटा छोटा सा रिएक्शन रखेंगे क्योंकि हाँ सुदेश जी, उसको बहुत मजबूती के साथ सुदेश जी पहले हम छोटा छोटा सा रिएक्शन रख लेते हैं क्योंकि हमारे साथ 3-4 गेस्ट हैं, तो छोटा छोटा सा रिएक्शन पहले रखेंगे, उसके बाद फिर डिबेट पे आएंगे। हमारा दूसरा सवाल तहसीन पूनावाला साहब से है। तहसीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 पे। तालिबानी सोच कहाँ तक जायज़ है? अगर आप किसी विचारधारा को समर्थन करते हैं, उसके सपोर्ट में आते हैं, सोशल मीडिया पे अगर मैं हूँ, अगर आपके विचारों से मैं प्रभावित हूँ और मैंने आपके ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके आपको सपोर्ट कर दिया, तो क्या मेरे लिए फतवा जारी होना चाहिए सर? क्या मुझको ये आज़ादी नहीं है कि मैं किसी के सपोर्ट में खड़ी हो जाऊं? तहसीन जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। एक और अगर आप उसके चेक क्लियर करा दें, क्योंकि मेरे आवाज में दोबारा, मेरे कान में दोबारा आपकी आवाज एकदम मुकम्मल आ रही है साहब। जी, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो नुपुर ने, थैंक यू, सबसे पहले जो नुपुर ने कहा गलत था, बिगटेड था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और होगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उसको बेसिस बनाकर नुपुर को धमकी दे या यह कह दे कि हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे, वो गलत है, वो संविधान के खिलाफ है, वो अन इस्लामिक है। उनके खिलाफ टेरर लॉज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये आग्रह किया है गृह मंत्रालय को, क्योंकि मॉब वायलेंस के अंदर मैं पिटिशनर था माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जो भी लोग इस तरह के नारे लगाते, सर तन से जुदाओ या देश के गद्दारों को गोली मारो, उन्हें राजनीतिक प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, उनके खिलाफ टेरर लॉज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चीज़ में बहुत स्पष्ट हूँ, नो इफ्स एंड नो बट्स। कट्टरपंथीता हमारे देश में जितनी फैल रही है, जितना बढ़ते जा रही है, बहुत इको आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ दोबारा आ रही है। अगर आप इसे क्लियर करते हैं, आप मेरे पास है, कुछ टेक्निकल बिल्कुल प्रॉब्लम है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बोलूंगी एक बार जरा आपको इको की कुछ प्रॉब्लम है, जरा सॉर्ट आउट हो। ठीक है सर, हमारे पास दूसरे गेस्ट है, तब तक चलते हैं, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम तब तक हम सॉल्व करवाते हैं। हमारे पास संजय राणा साहब है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, कट्टरपंथ, नुपुर शर्मा का बयान, बेशक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी पर उन्हें फटकार लगाई है, नुपुर शर्मा के ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है, आगे की प्रोसीजर्स है, लेकिन इसको आधार बनाकर कन्हैया लाल के सर को जिस तरीके से कलम कर दिया गया, आगे कपिल मिश्रा को धमकी दी गई है और न जाने कितने समर्थक होंगे जिनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा होगा और ये धमकी दी जा रही होगी कि आप अगर निकलोगे तो आपके सर को आपके तन से जुदा कर देंगे। क्या ये सही है? क्या ये तालिबानी सोच किसी और दिशा में जा रही है जहां हम सोच नहीं पा रहे? प्रीति जी नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि नुपुर शर्मा ने जो भी कार्य किया या जो भी स्टेटमेंट दिया, उसके विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून जरूर उस पर एक्शन लेगा जब भी उसको लेना होगा। लेकिन ये भी सोचने का बहुत बड़ा विषय है, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। और हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली, जैसे देखिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और अपने कमेंट डाले जिनको देने की जरूरत नहीं थी, न्याय संगत नहीं आता वो, तो उसी तरह हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को नुपुर शर्मा का केस भी सुनना चाहिए। ये सुनना चाहिए वो केस में आखिर उन्होंने क्या बोला, उनका तरीका गलत था या उनके स्टेटमेंट गलत है या उनके तथ्य गलत है। तो एटलीस्ट ये सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लोग जिहादी सोच रखते हैं, चाहे वो किसी को भी मारना, गला काटना या तन सर से जुदा वाली जो स्टेटमेंट देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मुख्य कारण बताएं क्या है? उसका मुख्य कारण हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो वोट बैंक के लिए इस देश में एक भेदभाव पैदा कर रही हैं,
एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जिससे उनको बढ़ावा मिलता है और इस तरह कृतज्ञ कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनका मनोबल बढ़ जाता है। आपने देखा होगा उदयपुर में हुआ, उसके बाद अमरावती में हुआ, अभी कपिल शर्मा जी का विषय बता रही थी, कई और ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया में चल रही, तथ्य नहीं है लेकिन चल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? सरकार वहां की निष्क्रिय हो चुकी। चाहे आप राजस्थान की सरकार देख लीजिए, अगर ये मौलवी जो अजमेर शरीफ के मौलवी हैं या जो पूजा करने वाले अपने आप को मानते हैं, इस तरह के वक्तव्य कैसे दे सकते हैं और इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई किस एंगल में नहीं है? इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ बेग साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे न्यूज चैनल में सर। और बेग साहब, आप पूनावाला साहब, आपको आवाज आ रही है वापस? आर यू डन विद योर प्रॉब्लम? जी आप एक बार जी अब एको नहीं आ रहा है। Okay, are you getting my voice, पूनावाला जी? एब्सोल्युट जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? या फाइन, मैं आती हूँ आपके पास। बेग साहब हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट हैं, सर क्या कहेंगे? सरकार निष्क्रिय है, जहां पर जैसे राजस्थान की बात अभी संजय साहब कर रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में है, इसीलिए जानबूझकर चीजें हो रही है, हवा दी जा रही है। वहां बुलडोजर की जरूरत है, उनका कहना है कि बुलडोजर की जरूरत है, बताएं। देखिए, सरकार कहीं की भी हो, जिस राज्य की हो, सिर्फ एक बात कह के हम पल्ला झाड़ ले कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि समाज के सभी वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं भी इस तरह की सोच पनप रहा है, उसको सामाजिक स्तर से भी समाज के लोगों को भी मुखर होकर बोलना चाहिए कि ये इस तरह की सोच से बाहर आना चाहिए और ऐसी सोच का विरोध होना चाहिए। अगर समाज के प्रबुद्ध लोग का ये जिम्मेदारी छोड़ देंगे तो सिर्फ मैं नहीं समझता कि सिर्फ प्रशासन ही उनको कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी बनेगी कि ऐसी जो सोच हमारे समाज को जिस अंदाज में अभी देखा आपने, वो दिखाया हत्या का सीन, ये सारे समाज की इंसानियत को शर्मसार करता है। तो ऐसी स्थिति में समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। बेग साहब, यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है। जहरीली जबान है और लगातार देश में ये जहर फैलता ही जा रहा है। क्या किसी भी मुस्लिम ने, कल जिस तरह से चिश्ती साहब ने लगातार टिप्पणी की है, नुपुर शर्मा के सर को कलम करने की बात की है, क्या किसी भी मुसलमान ने आगे आकर उनके नाम का फतवा जारी किया है? क्या ये डर आपके कौम की तरफ से नहीं आना चाहिए था? बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, चिश्ती साहब की बयान हो या अदर और किसी की बयान हो, किसी का सर कलम करने के लिए यहाँ ये भारत का संविधान है, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलना है। अगर इस तरह का मनमानी करना है तो वैसे लोगों को इससे बाद आना चाहिए, ऐसे बयान से बाद आना चाहिए कि आप को मन में जो आता है किसी के ऊपर लगा दीजिए। आप वैसे लोगों को ऐसे बोल के नहीं होगा ना बेग साहब, बोल के नहीं होगा, बोल के नहीं होगा सर, बोल के देश थक चुका है सर, कुछ नहीं हो रहा बोल के। मैं कह रही हूँ फतवे पे क्यों नहीं आते सर? गागर जहरीली जबान है, आप और मैं यहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे आदमी पे फतवा जारी करना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुआ? मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं ज्यादा इफेक्ट में नहीं जाती हूं। माध्यम से इतना बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसी बयान जारी कर रहे हैं तो इसका घोर निंदा करते हैं और किसी मुस्लिम समाज इनका समर्थन नहीं करता। ऐसे समाज में कुछ नफरती लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कुछ नफरती गैंग है जो इस देश में नफरत फैलाना चाहता है। ऐसे लोगों को हम लोग की तरफ से भी चेतावनी है कि आपने इस नफरत को, ये बयान को रोकिए, अन्यथा आप ये बयान देकर के हमारे भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो भारत की हमारी एकता भाईचारगी है, इसको कमजोर नहीं करे। और ऐसा करता है तो निश्चित ही हम लोग को सारे समाज को खड़ा होकर के उसके खिलाफ में आवाज आनी चाहिए और हम लोग इसके यही सवाल पूनावाला जी से, तहसीन पूनावाला साहब, क्या इस तरह के सोच वाले लोगों के खिलाफ फतवा नहीं जारी होना चाहिए? बेग साहब, माफ कीजिएगा पूनावाला साहब। फतवा का कोई लीगल सैंटिटी नहीं है, उनके खिलाफ टेरर लॉज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, नो इफ एंड बट। सिर्फ जो लोग इस तरह के नारे देते, सर तन से जुदा हो या देश के गद्दारों को गोली मारो, उनके खिलाफ टेरर लॉज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं पूरी तरह से मानता हूं
कि नुपुर शर्मा गलत थी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, बोलिए। क्या नुपुर शर्मा फ्रिंज है? फ्रिंज कौन है? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कैमरा पे कहा कि प्रज्ञा ठाकुर, जिसको हृदय से माफ नहीं करेंगे, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते, क्या वो फ्रिंज है? क्या उसने देश में जहर नहीं फैलाया? आप लगातार राजस्थान की घटना की बात करते हो, उदयपुर की घटना, हर एक व्यक्ति ने उसको कंडेम किया, हर एक व्यक्ति चाहते उस पर कार्रवाई हो, और कांग्रेस की सरकार ने उदयपुर में कार्रवाई की। यहां तक कि कांग्रेस की सरकार यूएपीए के तहत कार्रवाई कर रही। एनआईए ने क्या कहा? एनआईए ने कहा इस पर टेरर एंगल नहीं, कांग्रेस की सरकार ने इसमें पाकिस्तान का एंगल निकाला है, फैक्ट चेक है ये। वहां तक सवाल है चिश्ती साहब का, जो अजमेर शरीफ दरगाह के थे, उनको आज अरेस्ट कर दिया गया। कौन सी पुलिस ने की? राजस्थान की पुलिस ने की। उनके खिलाफ टेरर लॉज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो टेररिस्ट पकड़ा गया कश्मीर के अंदर, जो भाजपा के नेताओं के साथ था, वो पुलिस अफसर देवेंद्र सिंह, जो भाजपा जो टेररिस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से पुलवामा की घटना हुई, उसको भाजपा क्यों माफ की? हर एक आतंकवादी जो निकलता है इस देश में, उसका भाजपा के साथ संबंध क्यों रहता है? ठीक है, भाजपा का संबंध आप बता रहे, जवाब दे देंगे। फंडामेंटलिज्म भाजपा के का दो ही प्रवक्ता पार्टीज को सुदेश फायदा होता वर्मा है। जी, पीएफआई भाजपा का एक संबंध- लास्ट लाइन, एक एक लास्ट लाइन, आपने एक लास्ट बोलिए, लाइन, सर, आपने सवाल खड़े कर दिए तो एक जवाब लास्ट दें। लाइन, एक लास्ट लाइन, बोलिए, एक लास्ट लाइन, बोलिए, बोलिए, लास्ट बोलिए, लाइन, लास्ट बोलिए, लाइन, बोलिए। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, ओके, लास्ट ओके, लाइन, ओके। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। ये फेनेटिज्म का फायदा दो ही पॉलिटिकल पार्टीज को हो रहा है, एक है एमआईएम, पीएफआई, और दूसरे भाजपा। जितनी भी सेंट्रिस्ट पार्टी है उनका नुकसान हो रहा है। जो कट्टर पार्टीज है, बीजेपी और आरएसएस, उनके जो फाउंडिंग पार्टी है, और एमआईएम, ठीक है, पीएफआई, पुणे वाला इनको साहब, फायदा सुदेश- हो रहा है। सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी, भाजपा ये सब भाजपा का प्रीति समर्थन जी, मैं सुन लिया प्रीति जी, ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन फॉर रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि हम लोग राजनीति में हैं, हमारे साथ कोई भी आके फोटो खिंचा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेररिज्म करेगा तो वो बच जाएगा। जो टेररिज्म करेगा, जो मजहबी हिंसा फैलाएगा अपने स्टेटमेंट से या हाथ में तलवार लेगा, उसका एक ही रास्ता है, जेल। उसको कोई नहीं बचा सकता, वो जेल ही जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है ये साहब, ISIS लेकिन टाइप की ये तो सोच यहाँ सीधा नहीं सीधा चलने आरोप वाली। लगा रहे हैं ना ये कि मौलाना भाजपा देश को नहीं समर्थित चलाएंगे। है। अरे सर, ये तो कह रहे हैं कि वो सारी चीजें जो नुपुर शर्मा ने अरे वो कही कुछ भी बात बोल वो सकते हैं, गलत उनके है, पुलिस लेकिन से- भाजपा का उनके समर्थन है तो सर्टिफिकेट से हम सवाल खड़े चलेंगे कर रहे हैं अपनी तरफ से। उनके सर्टिफिकेट से वो हम कह रहे चलेंगे हैं क्या? कि साध्वी प्रज्ञा क्या फोटो तमाम किसी वो के साथ बीजेपी इससे के क्या लोग प्रूफ जिन्होंने होता है? कट्टरवादिता इस तरह की बात की है, जबान गंदी की है जी, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए जिसने जो किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ फोटो खिंचाया, कहाँ गया। हमारा ठीक है, सोच संजय जी, बिल्कुल क्लियर है। संजय जी, मजहबी हिंसा संजय राणा को हमारे हम साथ स्टूडियो नहीं से कंडोन कर क्या सकते। भाजपा सपोर्ट कर रही है इस तरह की सोच को? बिल्कुल नहीं। मैं देखिए तसीम भाई की बातों से बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता। उसका बहुत दो तीन कारण है। जैसे इन्होंने मैं साध्वी जी का नाम लिया। देखिए साध्वी जी कोई उग्रवादी थोड़ी ना है। उसको तो 2008 के दंगे में, सॉरी, जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें आप लोगों ने पोर्ट्रेट किया था सेफ्रॉन टेरर बना करके, लेकिन वो सेफ्रॉन टेरर था नहीं। सेफ्रॉन टेरर फेल हो गया था। अब मैं आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, किसका इन्वॉल्वमेंट है। आप बोलते हैं आप सेकुलर पार्टी हो, बहुत अच्छी बात है। सारी सेकुलर पार्टी खड़ी होकर क्यों नहीं बोल देती है तसीम भाई कि हम इस तरह के जो कृत्य करते हैं, चाहे इस तरह के जो मुल्ला मौलवी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उसके खिलाफ है, उसके साथ हम खड़े नहीं हैं, उसके साथ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ना ही समाजवादी पार्टी का आता है, ना ही कांग्रेस का आता है, ना ही किसी सेकुलर पार्टी का आता है। ऐसा क्यों होता है? आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। व्हाई somebody is from belonging to some community तो आप उसको दूसरे चश्मे से देखने लगते हो। अगर हिंदू की बात आती है आप दूसरे चश्मे से देखने लगते हो। भाई ये बताइए, छोटे से इस ब्रेक का देश टाइम में हो चुका है। मैं आती हूँ संजय जी, पुणे वाला जी, आपके पास आऊंगी। छोटे से ब्रेक का टाइम हो चुका है, रुकेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए। तो जहरीली जबान हिंदुस्तान कब छोड़ोगे, यही हमारा नारा है। जहरीला जो सोच है इस वक्त पूरे समाज में, वो समाज को कब छोड़ेगा, देश कब छोड़ेगा। कट्टरवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, आखिर वो भारत से कब जाएगा। लोग लौटेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए इंडिया का सवाल, क्योंकि सवाल आपसे जुड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि कट्टरता और कट्टरपंथी और तालिबानी सोच हमारे देश से कब जाएगी, क्योंकि इसी सोच, जहर जबान से आज हमारे देश में जिस तरह से नफरत फैल रही है, वो एक दूसरे को, आपको, मुझको, हम सबको खत्म कर रही है। ऐसे में इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ स्टूडियो में हैं और साथ ही कुछ वीसी के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से डिबेट की ओर रुख करेंगे। और तहसीन पूनावाला साहब कुछ कह रहे थे
जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। तो लगातार न्यूज इंडिया अपील भी कर रहा है जी। तहसीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सुदेश वर्मा जी आप हाथ उठा रहे थे, बताइए। जी प्रीति जी, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, हम लोग एक राजनीतिक पार्टी हैं बिल्कुल। और मुसलमान के खिलाफ हम नहीं हैं। तो कोई मुसलमान दाढ़ी बढ़ाकर आता है, हमारे साथ फोटो खिंचाता है, तो हम उसको ना नहीं बोल सकते कि नहीं तुम मुसलमान हो, तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे। सब कार्यकर्ता हैं जो आते हैं फोटो खिंचाते हैं। अगर वो टेररिस्ट निकलता है तो उसको टेररिज्म की सजा मिलेगी, अगर वो आतंक फैलाता है तो आतंक की सजा मिलेगी। मैं तो बताया कि कट्टरवाद सोच अभी क्लियर आ रहा है, वहां पर बात देखिए जो आ रहा है। पैदा करता है, इसका रास्ता सिर्फ जेल जाता है, कोई बच नहीं सकता। तहसीन साहब, आवाज आ रही है आपको? पूनावाला जी, आपको आवाज क्लियर है? पूनावाला साहब, एको नहीं आ रही ना? जी जी बताएं। जी जी, मदनी मुझे जी दो ने- चीज कहना है। एक मदनी प्रज्ञा जी ठाकुर ने को इस तरह के लेकर स्टेटमेंट्स मैं इस क्यों चीज दिए? को फैक्ट चेक कराना चाहता हूँ। नहीं, मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो प्रज्ञा ठाकुर को लेकर जो टिप्पणी हुई, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर को 2008 में सबसे पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने नहीं, नजीर कांग्रेस जी की की आवाज पुलिस नहीं आ रही, ने, थोड़ा जोर से शिवराज सिंह बोलेंगे? चौहान की पुलिस ने मर्डर और टेररिस्ट चार्जेस में अरेस्ट किया था। जब अब आ रही है आवाज? यार शायद आवाज जा रही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज एकदम मुकम्मल हेलो? है, आप अपनी बात रखिए। किसी ने कान में कहा कि ठीक है। प्रज्ञा ठाकुर को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उसे महाराष्ट्र की पुलिस ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने अरेस्ट की थी टेररिस्ट चार्जेस पर, एक आरएसएस कार्यकर्ता की मृत्यु को लेकर। जब उसे महाराष्ट्र की पुलिस और मेरे दोस्त हेमंत करकरे जो इस देश के लिए शहीद हुए, उन्होंने अरेस्ट किया था, वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश पुलिस की जेल के अंदर थी ऑन दोज चार्जेस। सबसे पहली चीज हमें दुरुस्त करना चाहिए। और प्रज्ञा ठाकुर पे जो टेररिज्म चार्जेस है आज भी लगे हुए, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वो चार्जेस से उनको बरी नहीं किया है, कहा है वो देश तोड़ने की एक साजिश थी। इसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी न्यूज चैनल्स को कहा, मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी भी अपने हृदय से माफ नहीं करूंगा, और उसके बावजूद उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। दिस इज फैनेटिज्म, ये गलत है, वो एक टेररिस्ट अक्यूज्ड है। दूसरी चीज करते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जहां पर भी कुछ गलत होता है वहां पर आपको सख्त कानून और सख्त कार्रवाई करनी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है देश के गृह मंत्री? मैं खुद गया हूं होम सेक्रेटरी के पास। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस के अंदर ये जजमेंट दिया है कि जितने भी मॉब वायलेंस के केस है या मॉब की धमकी के केस है कि हम एक भीड़ बना देंगे, देश भीड़ तंत्र से चलेगा, लोकतंत्र से नहीं चलेगा, उसके लिए कानून बनना चाहिए। कानून के ड्राफ्ट लॉ की प्रशंसा की सुप्रीम कोर्ट ने। मैं होम सेक्रेटरी के पास गया, आज तक वो कानून को पास क्यों नहीं किया होम सेक्रेटरी ने, होम मिनिस्टर ने, ताकि ये सारी घटनाएं को बंद हो। होम सेक्रेटरी मिस्टर इंडिया की तरह डिसअपियर हो जाते जब भी हमारे देश में तनाव का मामला होता है। सिर्फ फर्क इतना है, मिस्टर इंडिया कम से कम लाल चश्मों से दिखते, होम मिनिस्टर आपको कभी नहीं दिखेंगे। सिर्फ होम मिनिस्टर आते सियासत करने को, जब देश को उनकी जरूरत रहती, जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहता, कभी भी आपको लॉ मिनिस्टर नहीं दिखेगा। तस्लीम भाई देखिए, होम मिनिस्टर, सॉरी। आप तस्लीम भाई होम मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर इशू किसका है? अगर आपके शासित राज्य में अगर कोई घटना घटेगी, उसके लिए क्या प्रधानमंत्री जिम्मेवार है या उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और आप जो 2008 की बात अच्छा कर रहे सवाल। हैं, उसके लिए हाँ बता दीजिए, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आपकी सरकार ना, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? अमरावती के केस को 21 तारीख को, बहुत अच्छा सवाल सर, बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर सुन लीजिए। भाई लेट मी फिनिश इन 30 सेकंड, लेट मी फिनिश। आपके अमरावती केस 21 जून को हुआ, उसको कैसे लीपा पोता गया? 10 दिन तक ये बताया गया कि आपसी रंजिश के कारण मारा गया। लेकिन जब वहां की सरकार जाती है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका कुछ लिंक किससे दिखता है, उदयपुर से, तो उसमें केस की घटना आपको देखिए कैसे कैसे परत दर परत खुलती जा रही है। तो कृपया बताने की कोशिश कीजिएगा, किसकी सरकार बचा रही है, किसका मंत्री बचा रहा है, इस पर जरा रोशनी डालने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, संक्षेप में उत्तर सुन लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, संक्षेप में उत्तर सुन लीजिए। राजस्थान का मामला है, गहलोत की सरकार ने टेररिस्ट यूएपीए के तहत कार्रवाई किए। एनआईए जो केंद्र की सरकार के एजेंसी, उन्होंने कहा कोई टेररिज्म का लिंक नहीं, तब भी यूएपीए के चार्जेस लगाए। जहां तक महाराष्ट्र यस
सरकार गिरने के पहले एनआईए ने 3 दिन लगता है एनआईए को केस करने को, तब तक सरकार गिरी। जो पत्र गया था जब पहली सरकार थी तब उन्होंने पत्र भेजा कि इसको एनआईए के तहत इसकी जांच होनी चाहिए। कोई पुलिस एनआईए को कांटेक्ट नहीं कर सकती, एमएचए के थ्रू जाके, एमएचए ने 6 दिन लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ है अमित शाह? It is very easy to pass the buck on other side. सर तसीम भाई इज वेरी इजी, यू अंडरस्टैंड। आप ये बताइए कि आपकी सरकार, आपके जो पुलिस अधिकारी हैं, मैडम नाम मैं नहीं लेना चाहता किसी भी अधिकारी का यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है, उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए कल के, यानी जब घटना घटी थी, आज की स्टेटमेंट, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट किसी भी अधिकारी का कैसे हो सकता है? देखिए अधिकारी स्टेटमेंट दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद दे सकता है, प्रामा फेसी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीधे बोल देना कि दो गुटों की रंजिश है, रंजिश के तहत हत्या हुई, तो बड़ा अजीब सा लगता है कहीं से गाइडेड है, somebody is guiding on this। तहसीन भाई, तहसीन साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है आपसे, एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक छोटा सा सवाल है। देश आपका है, देश हम सबका है, देश मेरा है, हम सबका है। क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि इस समय जिस सोच की हमारे देश को जरूरत नहीं है उसके खिलाफ आप सड़क पे आ जाएं? 100% लगता है। आज से नहीं, 2014 उसके पहले तो क्या आप आए? क्या आप आए? बीजेपी के खिलाफ सर कलम करने के बाद अभी जो कन्हैया लाल के, सर देखिए बात करना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। देखिए टीवी पे बोलना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। कन्हैया लाल क्या सर जिस तरह से कलम किया गया, क्या आपने एक बार भी स्टेप लिया कि आप सड़क पे आए? मैडम वो गलत है, टेररिस्ट चार्जेस मैडम लगने चाहिए। सबसे ज्यादा मैंने बोला है वो गलत है, टेरर चार्जेस लगने चाहिए, उसके बाद टेरर चार्जेस लगे, कोई भी व्यक्ति सर तन से जुदा होकर नारे लगाता है उसको टेरर चार्जेस लगने चाहिए। मैं तो कहता हूं देश भर में कानून हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्यों पास नहीं कर रहे हो? क्यों पास नहीं कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में देखिए आप भी लॉयर हैं, प्लीज अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, एंड सुप्रीम कोर्ट जज आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी हु कैन गिव अ ज्ञान, उनको तथ्यों पर डिस्कशन करना चाहिए। और जब उनके वकील ने उनसे प्रश्न पूछा था कि भाई इसको प्रोवोक किया गया, तो उनका स्टेटमेंट जज का आपको पता है क्या स्टेटमेंट था? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने एक तरफा ऑब्जर्वेशन कैसे दे सकते हैं? और आपने स्टेटमेंट अगर ऑब्जर्वेशन किया तो उसको उसमें अपने न्याय में क्यों नहीं लिखा? आपने नहीं लिखा उसमें जजमेंट में अपने। सुदेश जी बोलिए। देखिए प्रीति जी बार बार तहसीन कुलावाना ने जो बोला, कांग्रेस का प्रयास रहा है कि ये प्रज्ञा ठाकुर के केस को लाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर एक केस था जिसमें इन्होंने सैफरन टेरर नैरेटिव को क्रिएट करने का प्रयास किया था, क्योंकि इस्लामिक टेरर की बात हो रही थी, अपीसमेंट के कारण इन्होंने किया था। समझौता एक्सप्रेस में आपको याद होगा 2 लोग जो पाकिस्तानी थे उनको छोड़ दिया गया कि सैफरन टेरर नैरेटिव क्रिएट हो सके। बीजेपी ने जिस दिन प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया, मानती थी कि प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष है और आपके साजिश का शिकार हुई है। जनता की अदालत में इनोसेंट प्रूव हुई है और किसी भी अदालत में इनोसेंट प्रूव होगी। और जहां तक नुपुर शर्मा जी का बात है, देखिए नुपुर शर्मा जी के खिलाफ अगर एक्शन होगा तो कोर्ट लेगी ना, अपने अपने हाथ में सब कानून। ठीक है पूनावाला जी, पूनावाला जी कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले सुदेश जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको बहुत आदर करता हूं, लेकिन सुदेश जी आपके तथ्य गलत है। प्रज्ञा ठाकुर को हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है टेरर चार्जेस पे, आज भी वो टेरर अक्यूज्ड है। ये चीज की आप इसे फैक्ट चेक कर दीजिए, मैडम आप इसे चेक कीजिए। जिसने उदयपुर में वो घटना की, जिस आतंकवादी ने की, उसका नाम रियाज अटारी है। क्या वो बीजेपी में ज्वाइन, क्या वो बीजेपी ज्वाइन किया था या नहीं किया था? जो व्यक्ति ध्रुव सक्सेना जासूसी कर रहा था आईएसआई का, क्या वो बीजेपी का मेंबर था या नहीं था? इस वक्त जो जम्मू में पकड़ा गया आतंकवादी, क्या वो देश के गृह मंत्री के साथ था या नहीं था? मेरा सवाल है, जिस पुलिस अफसर ने, सर एक सेकंड मेरा सवाल होने दीजिए, सर एक सेकंड मेरा सवाल होने दीजिए, सर एक सेकंड मेरा सवाल होने दीजिए, सर मेरा सवाल तो होने दीजिए सर, आप सरकार में, मेरा सवाल होने दीजिए ना, फिर आप जवाब दीजिए। सिगरेट बट से प्रतिनिधि चलाया जाता था। एक सेकेंड, मैं एक ही आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं सर, एक सवाल का जवाब दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दीजिए, आज मुझे एक्सपोज कीजिए आप
सर आज मुझे एक्सपोज कीजिए आप, सर आज मुझे एक्सपोज कीजिए पुलवामा। अरे मैडम मैं बात करूं? ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। पूनावाला साहब क्या कह रहे थे? पुलवामा पे क्या कह रहे हैं आप? पुलवामा पे आप क्या कह रहे हैं आप? सुदेश सर आज आप मुझे एक्सपोज कीजिए। पुलवामा में जो अफसर पकड़ा गया आतंकवादियों को फेरी करते हुए, जो व्यक्ति उसके पहले आतंकवाद, सर ऐसे नहीं होता था डिबेट। सुदेश वर्मा जी रुक जाइए ना, कुछ कह रहे हैं वो। सुदेश जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। क्या कह रहे हैं पुणेवाला जी? पुलवामा पे क्या कह रहे हैं? जो पुलिस अफसर डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा गया आतंकवादियों को ट्रांसपोर्ट करते हुए, उसके पहले वो आतंकवादियों को दिल्ली ले आया था। जो डीएसपी उसके पहले वो आतंकवादियों को दिल्ली ले आया था। जो डीएसपी पकड़ा गया उसे एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। क्या उसे आपके गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाइज्जत बरी किया कि नहीं किया? कहा नेशनल इंटरेस्ट में हम उसे छोड़ रहे। क्यों छोड़ा उसे? उसको प्रेसिडेंट मेडल बीजेपी ने दिया या नहीं दिया? हाँ या ना? आज कीजिए मुझे एक्सपोज कीजिए। क्यों छोड़ा उसे? पुलवामा की घटना हुई या नहीं हुई? संजय राणा जी, संजय राणा जी बताइए। ये आतंकवादी है इस देश के। ठीक है, संजय राणा जी जवाब देंगे। संजय राणा जी जवाब देंगे। देखिए ऐसा है कि देखिए कर रहा था, उसको भी आपने टेररिस्ट प्रूफ कर दिया। सुदेश जी रुक जाइए। संजय पूनावाला राणा जी जी देखिए जवाब हमारा दीजिए। डिबेट आज हो रहा है, ये आतंकवादी पे नहीं हो रहा, हमारा देवेंद्र डिबेट सिंह हो रहा है टेररिस्ट नहीं किस है, तो तन आपने सर माफ से जुदा क्यों पे किया हो रहा उसे? है। तसीम भाई हमारा डिबेट हो रहा है तन सन से जुदा, और इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के आंदोलन कर रहे हैं लोग, उन पे हो रहा है। तो लेट्स डिस्कस ऑन द टॉपिक, डू नॉट डाइवर्ट। आप ये मुझे बता दीजिए कि आप बोलते हो कि सारे जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान कौम है, ये कंडेम करती है तल सर से जुदा वाले स्टेटमेंट को? अगर ये करती है तो 2008 के 38 टेररिस्ट जो पकड़े गए थे उनका केस कौन लड़ रहा है? हम नाम बता दें संस्था का। आप ये बता दीजिए मोहम्मद मदनी ने स्टेटमेंट क्यों बोला था कि कोई भी कानून बना लो मुसलमान तो सिर्फ सरिया को मानेगा? ये बता दीजिए भैया, स्टेटमेंट क्यों आते हैं? आप बोलते हो टीवी पे कुछ, आपके धर्म गुरु बोलते हैं कुछ, तो इस तरह से देश कैसे चलेगा? देश या तो संविधान से चल सकता है या तो सरिया चल सकता है, और सरिया लॉ तो ये है नहीं। इट्स नॉट ए मुस्लिम कंट्री, देयरफॉर इट विल रन थ्रू वाई ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। तो बता दीजिए ऐसा क्यों होता है? उत्तर दे देता हूँ प्लीज। मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं रुक जाइए सर, आप लोगों से सवाल हो गया। सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पे। सूर्य कुमार साहब, आप लीगल जो आपकी एडवाइस है इस वक्त देश में जो माहौल है उस पे कंट्रोल उसको करने के लिए कौन से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, और ऐसा कौन सा डर है जो लोगों के जहन में आना चाहिए कि दोबारा इस तरह की भड़काऊ जबान से कुछ किसी के लिए बोले ना? एक्टिविस्ट है हमारे साथ असलम बेग साहब, बताइए सर। असलम बेग साहब हमारे साथ बने हुए हैं आप? ठीक है, संजय राणा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं तस्लीम भाई पता नहीं है कि नहीं है, समय डिबेट में दिख नहीं रहे मुझे, तो मुझे 2-3 सवाल जो असलम बेग साहब से ही पूछना, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो कृपया करके मुझे बता दें कि आपका दोहरा चरित्र क्यों रहता है। देखिए ऐसा होता है कि हिंदुओं में भी कई लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं जो गलत स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो एक महंत है दासना की, वो स्टेटमेंट, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, दासना के एक महंत गलत स्टेटमेंट देते, उनको तुरंत जेल हो गया। लेकिन उनके स्टेटमेंट देने के बाद कोई भी हिंदू पूरे देश में कभी भी किसी का गलत तो नहीं काटा। अगर किसी नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया है, गलत है सही है, उसका जांच कोर्ट करेगा। वी आर नॉट द एक्सपर्ट, ठीक है। अब वो जो जांच का विषय है उसको जांच करने दीजिए। लेकिन इस तरह जो 1500 लोगों की, तकरीबन जो मेरी नॉलेज है, तकरीबन 1500 लोगों को चिन्हित किया गया देश में जो नुपुर शर्मा के समर्थन में, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे अदर तरह के सोशल मीडिया में स्टेटमेंट दिए, उनको चिन्हित किया गया और उनको धमकियां दी जा रही हैं या दी जाएंगी। तो ऐसे लोगों को आप सहारा कौन देता है, प्रोत्साहित कौन करता है और समर्थन कौन करता है? भाई अगर आप समर्थन नहीं करते हो, खुल के क्यों नहीं बोलते हो? मदनी साहब ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं? जमाते उल हिंद क्यों सपोर्ट करता है उग्रवादियों का? वाई दे आर प्रोवाइडिंग ए लीगल टर्म्स, लीगल सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करता है उनको? मेरे को आंसर चाहिए इसका, लेकिन आंसर नहीं मिलता आप लोगों से। तहसीन साहब, मैं उत्तर देता हूँ। हाँ बताइए तहसीन साहब। चाहिए तो मैं आपको देता हूँ उत्तर। जी मैं देता हूँ उत्तर मदनी साहब का। जी मदनी साहब की, मैं मदनी साहब को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता हूँ, लेकिन फैमिली जानती है। उन्होंने जो कहा, आप इसको गलत मत बोलिए। उन्होंने क्या कहा
मैम आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। उन्होंने कहा अगर मुसलमान शरिया में मानता है तो शरिया ये कहता है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है। अगर आप शरिया में मानते हो आपका कर्तव्य बनता है संविधान और आईन में मानना। ये उनकी स्टेटमेंट है, उसको तोड़ मरोड़ तहसीन भाई आप मुझे बहुत प्यार से बता दीजिए, बहुत जिसने प्यार से सत्ता आपने इसको जुदा को बहुत encourage ट्विस्ट कर किया है। दिया। एक सेकंड प्लीज, मेरी बात प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप मुझे मैं सुनिए ना सर, प्लीज आप मुझे इस सवाल का जवाब देते हैं, एक्सपोज कीजिए इस शो पे। रियाज अतारी जिसने उदयपुर की घटना की, जो आतंकवादी घटना है सर काटने की, कन्हैया लाल की, वो बीजेपी के साथ कैसे जुड़ा हुआ था? देखिए ऐसा हर है, एक आतंकवादी देखिए क्यों सिंपल सी बीजेपी बात के है। साथ जुड़ता है? आप मैं- मुझे ये अगर बताएं, कोई या भी तो इंसान, बीजेपी के तहसीन साथ भाई, हो, कोई तो भी PFI इंसान, के साथ क्यों? कोई भी इंसान, देखिए मैं कीजिए बताऊं। मुझे expose। लेट मी गिव यू द पॉइंट। देखिए ऐसा है कि कोई भी इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आ सकता है, जुड़ना नहीं बोल रहा हूं, फोटो खिंचा सकता है, किसी नेता के साथ आ सकता है, किसी समारोह में अटेंड कर सकता है, वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। डजंट मीन ही इज अ पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी और सम अदर पार्टी। आप उसका मेंबरशिप दिखा दीजिए। आपने बोला वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, हम आपकी बात को मानने को तैयार हो। कुड यू जस्ट प्रूव मी, गिव मी द डॉक्यूमेंट्स वेयर इज अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भाई 100 रुपए का 1000 रुपए कुछ तो कटाया होगा ना, स्लिप मेंबरशिप ली होगी ना। किसी पे इल्जाम लगा देने से कि संजय राणा चोर है या तहसीन भाई चोर है, ऐसा तो चोर नहीं हो जाएगा ना कोई। तो फैक्ट होने चाहिए। अगर वो जुड़ा हुआ है, अगर गलत काम कर रहा है तो फैक्ट सामने आ जाएंगे। एनआईए जांच कर रही है, एजेंसियां जांच कर रही है। आपके पास वो फैक्ट है लेकिन एनआईए के पास फैक्ट नहीं है। तहसीन भाई बता दीजिए, बिना फैक्ट के तो बातें नहीं हो सकती ना टीवी डिबेट पे। तो आप टीवी ये पे फोटो, नो 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 नो, ये आज आप मेरी अपनी फोटो बीजेपी प्रधानमंत्री के साथ ये भी रियाज अतारी है। जिन्होंने- नहीं, मेरी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, नहीं, बट एक आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एक सेकंड, बीजेपी। एक सेकंड, अब मेरी एक फोटो सेकंड, तो एक सेकंड। कांग्रेस मैं पार्टी के अब- सुनने अरे मैं वाला आपको के साथ सबूत भी है, दिखा रहा बट हूं। आई एम नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस। प्लीज सर, फोटो दिखाने से नहीं होता है। टेल मी द फैक्ट। यू सेड ही इज पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। कुड यू गिव फैक्ट मी द दिखा फैक्ट? दीजिए पूनावाला साहब। वैसे इनकी बात भी जायज है कि फोटो दिखा देने से फोटो तो कुछ सर मेरी नहीं आपके होता। नेताओं के साथ भी है, लेकिन मैं आजकल आपके तो नेता फोटो कांग्रेस का किसी नहीं के हूं। साथ दिखा दीजिए। सर फोटो से नहीं होता है, पहले जहाँ फोटो जो से इनके कुछ नहीं पास होता है। तहसीन भाई। अभी प्रशांत भूषण ने एक फोटो ट्वीट किया था, पता है ना क्या ट्वीट किया था? प्रेसिडेंट जो नॉमिनी है उनको मोहन भागवत जी के साथ दिखा दिया था। इस फोटो से क्या होता है? सुदेश वर्मा जी, आपकी आवाज बहुत रियाज कम आ रही अतारी है। की एक लीडर, नहीं मैं बोल रहा हूँ फोटो से क्या रियाज होता है? अतारी- क्या रियाज- Could you please रियाज help me to अतारी की understand? एक BJP ठीक लीडर- है, हमारे हाउ कैन साथ यू रिलेट विद द फोटोग्राफ? सूर्या जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सूर्या जी I'll भी जुड़ make you चुके हैं। understand. सूर्य कुमार शुक्ला जी मैं- हमारे मैं साथ जुड़ चुके understand. हैं। मैं- सूर्य कुमार शुक्ला जी please do हमारे so, साथ जुड़ sir. चुके हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं सर। लीगल तौर पे जो एडवाइस है वो मैं आपसे लेना चाहूंगी। इस तरह के कड़वे तालिबानी सोच और बोल पर लगाम लगाने के लिए कौन से सख्त कानून की जरूरत है हमारे देश में? मैडम, बहुत जरूरी और प्रासंगिक प्रश्न है कि धारा 130 जो भारतीय संविधान की है, ये नियम है, कोई भी सामुदायिकवाद दूसरे को चोट पहुंचाए, दूसरे वर्ग या धर्म या समुदाय को गैर कानूनी, और इस तरह जो लोग सपोर्ट करें वो भी गैर कानूनी को समर्थन देना, और ये भी गैर कानूनी है कि किसी का सर आप नेटवर्क में आ जाइए सर, उसके बाद बात कीजिए। आपकी आधी बातें सुनाई नहीं दे रही है, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए। बेग साहब, आप क्या कहेंगे सर? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति समझते हैं, राजनीति देखते हैं, राजनीति के बीच में रहते हैं, लेकिन राजनीति के लिए आप जहर उगलेंगे, जहर फैलाएंगे, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चिश्ती हो या फिर कोई भी हो। कोई ऐसा नहीं कर सकता सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैडम, कुछ जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, पूनावाला साहब, पूनावाला साहब, पूनावाला साहब, जी हिंदू मुस्लिम से मैं- ऊपर उठकर मैं बात कब दोबारा होगी? से इस शो पे हिंदू expose मुस्लिम होने से को उठकर तैयार हूं। ऊपर बात कब सर आप होगी? तो एक्सपोज हो हिंदू गए सर। मुसलमान यू आर कब- नॉट एबल टू गिव मी द आंसर, द शेयरिंग द फैक्ट्स प्लीज। तब आई एम, अगर आप बीच में बोलना बंद करेंगे तो गिव यू द आंसर Please. बट आपका जो प्रश्न है पे पहले उसका उत्तर देते, फिर मैं आपको दूसरे उत्तर देता हूं। हिंदू मुसलमान तब बंद होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के शमशान कब्रिस्तान और दंगाई किस तरह के कपड़े पहनते इस पर भाषण देना बंद करेंगे। तब देश मैंने हिंदू प्रधानमंत्री मुसलमान आने से के ये पहले देखिए, बड़ा ये हुआ था। नहीं, इस तरह sorry, की बातें करते तो आप वो तो फ्रिंज नहीं मुसलमान है, बोल रहे थे क्या? प्रधानमंत्री लेकिन आने के पहले भी यही व्यवस्था थी।
आप एक आदमी पर ठिकरा लेकिन- फोड़ने का लेकिन- कोशिश कर रहे हैं, जो आप गुजरात के समय से प्रयास कर रहे तो हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने इतना चेंज क्या सफल किया? नहीं होगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने आपकी चेंज क्या किया? सरकार है, 8 साल से कोई बैठे हैं में- तो चेंज करते देश को देखिए, आगे ले जाते, पीछे क्यों ले गए? पाकिस्तान बना था उसमें मोदी जी जन्मे भी नहीं थे। जब पाकिस्तान बना था तो मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन किया था। तहसीन भाई 1946 देखिए, में। ऐसा है कि भारतीय जन्म जनता तो पार्टी हो, 50 में हुआ है। चाहे अच्छा, वो भारत- सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, नेहरू जी को ब्लेम वो किया, किसी नेहरू जी ने किया। भी पाकिस्तान मौलवी के मुंह में जाकर मैं के अपने दूसरा ऐसा पार्ट बोलूं या स्टेटमेंट जो जाने के बोलना लिए चाहते मजबूर तो कर नहीं रहे। तो आप सोचिए ना, आप प्रधानमंत्री को बीच में हर चीज में क्यों ले जाते हैं? मेरे पड़ोस में अगर कोई गाय मर जाएगी उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। मैं दूसरी चीज बता दूं अपनी प्लीज मैं अपनी दूसरी चीज बता दूं मैम। हाँ, बताएं, thank you। बताएं। मैम मैं आपको कुछ नाम गिना रहा हूं, आप ये नाम सुन लीजिए। तारिक अहमद मीर, इसको एनआईए ने अरेस्ट किया मोदी जी की सरकार के तहत। इन्होंने किसके टिकट पे चुनाव लड़ा? बीजेपी। ध्रुव सक्सेना बीजेपी का लीडर मध्य प्रदेश में, उनको आईएसआई के साथ इनकी साठगांठ की, इंडियन आर्मी ने इनको पकड़ा, एटीएस ने पकड़ा। देवेंद्र सिंह के बारे में मैंने बताया। मोहम्मद फारूक खान, इनको मसूद अजहर ने ट्रेन किया। किसके टिकट पे कश्मीर में चुनाव लड़े? बीजेपी के टिकट पे। आप देखिए जितने लोग पकड़े जाते हैं इनका बीजेपी के साथ संबंध निकलता है। क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूं। दिस फैनेटिज्म पीएफआई, एमआईएम और बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, और किसको फायदा पहुंचा रहा है? छूट गए नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं है? जेल चले गए तो अधिकार खत्म हो गया। कौन झूठा? अभी भी जेल में देवेंद्र सिंह को आपने माफ किया। इस केस में डिस्क्वालीफाई होता है? बताइए, चुनाव लड़ने से आप एक स्पेशल लॉ लाएंगे। देवेंद्र सिंह को प्रोसिक्यूट नहीं करने की परमिशन दी। नहीं लड़ सकता बीजेपी के टिकट से। और कांग्रेस जो है, जो देवेंद्र सिंह को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन देखिए, आपने नहीं दी, पूनावाला आपने साहब, माफ किया। क्यों पूनावाला माफ किया साहब, उसको? पूनावाला उसको साहब, टिकट देते हैं, पूनावाला उसमें साहब आप सुनिए, नहीं बोलते। सुनिए। अरे सुदेश जी रुक जाइए आप। पूनावाला साहब मेरी जी। बात सुनिए। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं लगातार जिस तरीके से खुलेआम धड़ल्ले से सबको धमकियां मिल रही हैं, इनके खिलाफ फतवा कब होगा? दूसरी बात, इनके खिलाफ क्या एक भी मुस्लिम आगे आया? क्या इन्होंने एक बार भी कहा कि ये और जो देश में नहीं फतवा होना जारी चाहिए? करेगा, उसके खिलाफ ये एक्शन होना हम चाहिए इसका कि नहीं, विरोध बताइए। करते हैं, सड़क जो पे फतवा निकलते हैं, जारी करता है, मोमबत्तियां उसका जलाते क्या हैं। क्या कानून ये है? हुआ? क्या कन्हैया लाल के सर को कलम करने के बाद एक भी मुसलमान सड़क पे आया मोमबत्ती लेकर के? हम इसका खंडन करते हैं। क्यों सर? क्यों आप बार बार पिछले वाले रिकॉर्ड पे जा रहे हैं? क्या हुआ नहीं हुआ? इससे हर एक एक आम आदमी, मुसलमान एक ने सेकंड सर, एक सेकंड, एक आम आदमी को इन सब से कोई मतलब नहीं है। मेरे माँ बाप को इन सब से कोई मतलब नहीं है। बात सुरक्षा की हो रही है, उसी पे बात कीजिए। आपके माँ बाप को इससे मतलब नहीं है आतंकवादी कौन है? आपके पेरेंट्स को इससे नहीं, वो मतलब नहीं है सुरक्षा, आतंकवादी कौन सर वो है? सुरक्षित रहना और चाहते रियाज हैं। अटारी जो आतंकवादी उनको इन सब बीजेपी से चीजों से कोई संबंधित था। मतलब नहीं है। पूनावाला साहब, तो एक आम आदमी को इन सबसे जी कोई मैम, मतलब तो नहीं है। आपके हिसाब से ये जो देखना DSP ने पुलवामा चाहते, किया, उसको बोलना BJP ने माफ की, टेलीविजन उससे कोई मतलब चैनल नहीं पे है। बोलना नहीं, अलग तो मैं बात आपसे है। काउंटर पूछ रहा हूं टेलीविजन कि चैनल जिस पे बोलना DSP अलग को- बात है। सी टेलीविजन चैनल पे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को क्या चाहिए आप बताइए। जी, एक आम आदमी को सुरक्षा चाहिए, उसके लिए कानून चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में जजमेंट दिया है। अमित शाह जी कानून क्यों नहीं बना रहे? पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने मेरे केस के ऊपर कहा कि हमको कानून की जरूरत नहीं है, जबकि भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून बनाने का आदेश रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्यों? मैं खुद होम सेक्रेटरी से मिला, पूछिए अमित शाह जी को क्यों नहीं बना रहे। मैं तो खुद कह रहा हूं उसको टेरर लॉज के नीचे लाइए। यूएपीए में तो राजस्थान की सरकार उसको प्रोसिक्यूट कर रही है। एनआईए ने क्लीन चिट दिया, क्यों दिया? एनआईए ने इसीलिए क्लीन चिट दिया क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता था। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। ट्वीट कीजिए उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके और मुझको टैग कीजिए। संजय राणा जी, आईपीएस के अधिकारियों पर सूर्य कुमार भी जल्दी जल्दी से जी छोटा मैम। सा रखिएगा, छोटा सा रखिएगा सर, छोटा सा रखिएगा। संजय राणा जी छोटा सा रखिएगा। देखिए सिंपल सी बात है प्रीति, जैसे आपने पूछा है कि ये देश में जो अराजकता का माहौल बना है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए तो ये जो मौलवी मुल्ला जिम्मेवार है। सारे मौलवियों के स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इनके आप भाषा देख लीजिए, भाषा शैली देख लीजिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और कार्रवाई ऐसे नहीं हो सकती कि इनको जेल में डाला जाए। इनके खिलाफ एक अलग से कानून बनाना पड़ेगा, उस कानून के तहत इनके साथ कार्य करना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह की घटनाएं इस देश में चलिए, ठीक है, घटती हमारे रहेंगी पास बहुत और समाज कम उससे समय है।
वाइंड अप करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे मंच पर आए, अपनी अपनी बातों को आपने साझा किया और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी ने उस सोच का खंडन किया जिस सोच की ज़रूरत आज हमारे देश में नहीं है, उस सोच का खंडन किया जिस सोच के तले आज लोगों के सर कलम किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप न्यूज़ इंडिया 24/7 के मंच पर आकर आप लोगों ने इसका विरोध किया है। फिलहाल लेंगे सिर्फ छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और न्यूज़ इंडिया 24/7 यही अपील करता है कि शांति बनाए रखें, देश के कानून पे भरोसा रखें और आपसी भाईचारा न खोएं। रुकेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए।